हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, इंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको हम राजनीति विज्ञान से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की है। वे कौन से हैं? तो वे आते हैं व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवहार में भागीदारी, वस्तु एवं सेवाओं का आवंटन एवं संप्रेषण एवं सूचना। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार, व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवहार में राजनीति, सेवाओं वस्तुओं का आवंटन, संप्रेषण सूचना की पहचान की थी। ईस्टन ने व्यवस्था के आगत निर्गत मॉडल को विकसित किया है। इसके आगत निर्गत पुनर्निवेश और गेट कीपिंग सम्मिलित की गई है। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो ये हो जाएगा पेप्सू। पेप्सू में जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी। ध्यान तलब है कि पेप्सू स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी। हालांकि आयोग ने सही उत्तर मद्रास माना है। साथ ही पेप्सू भारत का पहला राज्य था जहां राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत वर्ष 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट आता है कि संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यह प्रावधान करता है कि एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघराज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अधिनियम 153 में निहित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट आता है कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, तो पहला सही है कथन। कारण कहता है कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तर्क एक ही सही व्याख्या भी करता है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, सीरियाई शिविर युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो 2013 में दमश्कश में हुए शशि नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हमलों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था, तो ये इसके बारे में सही हो जाएगा। सीरियाई सिविल युद्ध वर्तमान विश्व राजनीति का ज्वलंत मुद्दा है। इसमें लगभग सभी प्रमुख शक्तियों का स्वार्थ जुड़ा है। 2013 में दमश्कश में हुए शशि नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया। रूस अपने हितों के मद्देनज़र सीरियाई सरकार के समर्थन में विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य प्रयोग करता रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हीगल के राज्य सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है बताइए। जो हीगल का राज्य सिद्धांत है, इसमें सही हो जाएगा राज्य एक महासंस्थान है। दूसरा, यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति से संबंधित है। यह अपने आप में साध्य है और यह किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है, तो ये भी सही हो जाएंगे, चारों ही सही हैं। हीगल को दार्शनिकों का दार्शनिक कहा जाता है। हीगल ने हीगलियन ट्राइड विधि से राज्य को साधन के तौर पर स्थापित करते हुए कहा था कि राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर विचरण या गति पदछाप है। इसी आधार पर हीगल यह भी मानते हैं कि राज्य किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है। फिलॉसफी ऑफ राइट और फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और साइंस ऑफ लॉजिक आदि में हीगल ने अपनी जो सिद्धांत है उनको प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से यह किसका सुदृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समूह जो समुदाय है उसमें सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। ये कहा गया था एम वल्जर के द्वारा। एम वल्जर, माइकल सैडल और मैकेंटायर आदि प्रमुख सामुदायवादी चिंतक हैं। वाल्जर का दृढ़ विश्वास है कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। सारे समुदायवादियों ने
एक संप्रभुता का विरोध किया है। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा था कि हमें विश्व के सारे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की अपेक्षा भी कर सकते हैं। तो ये कहा था कॉलिन पॉवेल के द्वारा। अमेरिकी राजनीतिक विशारद कॉलिन पॉवेल का कथन है कि हमें विश्व के साथ बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए बड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की अपेक्षा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने निर्णय करने का अवरुद्ध तार्किकता मॉडल प्रतिपादित किया है? तो ये कहा गया था हर्बर्ट साइमन के द्वारा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासनिक व्यवहार में पूर्ण तार्किकता असंभव है, इसलिए निर्णयों को सर्वाधिक विशाल करना भी असंभव है। वे मानते हैं कि किसी सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार परिसीमित तार्किकता सीमित तार्किकता से पहचाना जाए तो संतोषप्रद सक्षम निर्णयों की ओर ले जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। तो कथन सही हो जाएगा। तर्क कहता है कि गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आता है, रिक्त पूर्व या प्री एम्पिटीन राजनीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए। यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई थी। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है। ये गलत है। यह रणनीति किसी संभावित आक्रमक में बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है। तो ये भी सही हो जाएगा। और यह रणनीति दर्जन शासन है उसमें मिलने वाली धमकी से संबंधित है। तो ये भी सही हो जाएगा। रिक्ति पूर्व प्रीएम्प्टिव रणनीति किसी संभावित आक्रमण के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है, अर्थात यदि किसी राष्ट्र को लगे कि उस पर किसी अन्य शक्ति से हमला संभव है तो उसे पहले ही हमला कर देना चाहिए। हालांकि यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड में उपयुक्त नहीं है या अनुरूप नहीं है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो ये कहा गया था हर्बर्ट मॉरिसन ने। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। मॉरिसन ब्रिटिश लेबर पार्टी के राजनेता एवं राजनीतिक विद्वान हैं। नेक्स्ट आते हैं, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी? तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की विवेचना की थी। तो पहला सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की विवेचना करते हुए संकल्प पारित किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। अमेरिकी और उसके जो सामरिक सहयोगी हैं इन्होंने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये भी सही है। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। पहले 3 सही हैं, चौथा गलत हो जाएगा। भारत ने पोखरण फर्स्ट 1974 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में, जबकि पोखरण 2 1998 में वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया था। पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका और यूएन की सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षण की व्यवस्था की थी। इसके पश्चात अमेरिका और उसके सहयोगी ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। नेक्स्ट आते हैं, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राक्कलन समिति की सहायता करते हैं और लोक लेखा समिति की सहायता करते हैं। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के क्रम में प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इसकी सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रूसों की सामान्य इच्छा या जनरल विल का अर्थ क्या है? तो इनका जनरल विल यथार्थ इच्छा से संबंधित है। रूसो प्रमुख संविधावादी दार्शनिकों में से एक हैं। इन्होंने इच्छा को 2 भाग रियल विल और एक्चुअल विल में बांटा है। सभी व्यक्तियों के रियल का योग ही सामान्य इच्छा होती है।
नेक्स्ट आते हैं जॉन रॉल्स की बेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा का आशय क्या है। तो बेल ऑफ इग्नोरेंस का संबंध दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के महान नैतिक विचारक और अमेरिकी उदारवादी दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द थियोरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा विकसित की थी। हालांकि इसका आशय ये नहीं है कि दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला, स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, तो बी सही है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संघ को एक बार संदेश भेजा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवा और सरकारी एजेंसियों के प्रचलन की निगरानी करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ध्यान तलब हो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवा और सरकारी एजेंसियों के प्रचलन की निगरानी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल, पहला हुआ था। उसके बाद ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। उसके बाद जो गोरबाचेव हैं उनको CPSU का महासचिव नियुक्त किया गया था, थर्ड नंबर पर। फोर्थ में क्या होता है, औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSCE की बैठक हुई थी, फोर्थ नंबर पर। पहले आते हैं न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल होता है 1945 से 1948 में। ईरान में इस्लामी क्रांति 1978 से 1990 में होती है। और गोरबाचेव को CPSU का महासचिव नियुक्त किया जाना 1985। और औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSCE की बैठक हुई थी 1992 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव पॉल एप्पलवी के द्वारा दिया गया था। अमेरिकी लोक प्रशासनिक चिंतक पॉल H. एप्पलवी ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की समाप्ति का सुझाव दिया। एप्पलवी कैग के कार्यप्रणाली के कड़े आलोचक थे। नेक्स्ट आते हैं, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीति संस्कृति 3 स्तरों पर आंकी जा सकती है। इन 3 स्तरों की पहचान कीजिए। ये 3 स्तर हैं, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। तुलनात्मक राजनीति के चिंतक पावेल ने किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों पर आंका है। पहला राजनीतिक व्यवस्था स्तर, दूसरा प्रक्रिया स्तर और तीसरा होता है नीति स्तर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। ये कहा गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता एवं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रक्रिया के प्रतिपादक डेविड ईस्टन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका में द बिल ऑफ राइट पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं। तो सभा करने का अधिकार दिया गया है, शस्त्र वहन करने का अधिकार दिया गया है, शीघ्र बाद सुनवाई का अधिकार है और अनुप्रयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। 25 सितंबर 1789 को अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधनों में अन्य बातों के साथ साथ अमेरिकी नागरिकों को सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र बाद सुनवाई का अधिकार और अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। दुष्टता की धुरी किससे वर्णित किया गया है? उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को क्या कहा गया? दुष्टता की धुरी कहा गया है। जनवरी 2002 में उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश जूनियर द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कथन में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन सा सही है, बताइए। विकास प्रशासन से संबंधित है, यह एक परिवर्तनोन्मुख है, पहला सही हो जाएगा।
यह गतिक एवं लचीला होता है। यह नए लक्ष्यों या कार्यों से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। विकास प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग UL गोस्वामी ने पहली बार अपने लेखों में किया था, जबकि इस अवधारणा के जनक जॉर्ज ग्रांट माने जाते हैं। विकास प्रशासन परिवर्तनमुख होता है, यह गतिक एवं लचीला होता है और यह नए लक्ष्यों से संबंधित होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला आता है, अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति होती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियाँ होती हैं, तो ये भी सही है कि कॉमन सभा में जो राजस्व विधेयक होता है उसको प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियाँ होती हैं, दोनों सही हैं। तीसरा कहता है, ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायी संबंध शक्तियों के फैलाव पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है, अमेरिकी राष्ट्रपति कॉमन सभा को भंग कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें से पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। अमेरिकी सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, जबकि कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियाँ होती हैं। ध्यान तलब है कि सीनेट दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की शक्ति के जो थामने की नीति है उसके संबंध में सही नहीं है बताइए। थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति एवं सैन्य हस्तक्षेप का भी प्रयोग किया गया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना है, सही है। और अमेरिका ने जो विदेशी सहायता है उसका उपयोग थामने के साधन के रूप में किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। अमेरिका में थामने की नीति का विकास राष्ट्रपति आइजनहावर के समय में हुआ था। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना नहीं था, अपितु क्षेत्र एवं कार्रवाइयों की दृष्टि से अत्यंत व्यापक था। नेक्स्ट आते हैं, आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला, इसमें कहा गया है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। और चौथा, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायनों में मिश्रित व्यवस्था में होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला और चौथा सही है। आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की मान्यताएं थी कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं तथा सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायनों में मिश्रित अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और क्रांति और उनके राष्ट्र बताइए। इसको NTA ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं, पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंचायत की पदावधि उनके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होती है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट है, यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए, तो ये भी सही है कि यदि ये समय से पहले भंग हो जाएगी तो चुनाव कितने 6 महीने के भीतर होने चाहिए, ये भी सही है। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा, तो ये गलत है। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। यदि 5 महीने से या 6 महीने से कम है उनकी अवधि बची हुई है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कौन सा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में प्रावधानों के अनुसार यदि पंचायत पहले भंग हो जाती है तो चुनाव करने या भंग होने के 6 माह के भीतर होने चाहिए। हालांकि यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव के शरीर बताइए। तो मुख का वर्णन किया गया है इन्होंने कोश से। अमात्य कौन होते हैं, अमात्य मतलब आँखें। सुहृद का संबंध है कान से, दुर्ग का संबंध है भुजाओं से। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव के शरीर अमात्य आँखों से संबंधित हैं, सुहृद इनका संबंध कान से है, दुर्ग का संबंध भुजाओं से है और कोश का संबंध
मुख से है। नेक्स्ट आते हैं अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आती है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर आते हैं हु वर द शूद्रा, और थर्ड आती है अनटचेबल, और फिर फोर्थ आती है द बुद्धा एंड हिज धर्मा। इनहिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936 में आई, हु वर द शूद्रा ये 1946 में आई थी, द अनटचेबल ये 1948 में आई, और द बुद्धा एंड हिज धर्मा ये 1957 को आई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित तो कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो के द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आते हैं यह सार्वजनिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा बचपन से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो ये भी सही है। सार्वजनिक शिक्षा 20 वर्ष की आयु में होती है, ये भी सही है। और तीसरा कि 30 वर्ष की आयु में दूसरी चयन परीक्षा होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों चारों सही हो जाएंगे। यूनानी जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो हैं, इनके द्वारा सभी सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट आते हैं सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति के सभापति कौन थे। तो इसके सभापति थे हैंस विल्क्स। सद्दाम हुसैन इराक के भूतपूर्व तानाशाह के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थान की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति हैंस विल्क्स को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आते हैं ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। इन्होंने पहला कहा था कि सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, ये भी सही है। इन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगेल से लिया था, तो ये भी सही हो जाएंगे। इटालियन चिंतक एंटोनियो ग्रामसी को प्रमुख नवमार्क्सवादी चिंतक माना जाता है। ग्रामसी की प्रमुख रचना द प्रिजन नोटबुक के नाम से जानी जाती है। इसमें कभी नहीं कहा था कि आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं है। तो इसमें विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान होगा, ये बात नहीं कही गई है। इसमें अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करने की बात है, पर्यावरण संपोषणीयता सुनिश्चित करने की बात की गई है, और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की बात की गई है। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान नहीं बल्कि 1% की बात की गई है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांत का मृतक मात्र माना है। तो ये माना गया है फॉलेट के द्वारा। MP फॉलेट प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनिक विचारधारा का एक मृतक मानते हैं। इसी के साथ कहती हैं कि प्राधिकार काम से जुड़ा होता है और उसी के साथ रहता है। आगे वह कहती हैं कि प्राधिकार को अनुमोद या अनुवाद रूप से क्रियान्वित होना चाहिए और कार्यात्मक प्राधिकार अपने साथ जिम्मेदारी को जोड़ते रहता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता ये मिलती है स्विट्जरलैंड और USA को। स्विट्जरलैंड और USA को दोहरी नागरिकता मतलब स्विट्जरलैंड को तहरी नागरिकता प्राप्त होती है और भारत के लिए इकहरी नागरिकता होती है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो राजनीतिक सिद्धांतों का पतन इतिहासवाद पर, प्रत्यक्षवाद पर, नैतिक सापेक्षवाद पर और अति तथ्यात्मक बात के कारण पतन हो सकता है। ये उत्तरदायी कारण होंगे। प्रश्नगत चारों विकल्प सही हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के उपरोक्त कारकों को डेविड ईस्टर ने प्रतिपादित किया है। अन्य विचारक जो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का उल्लेख करते हैं इसमें कोवेन, डेनिंग, शेवाइन और लिंडसे और
मैक्लाविन है। राजनीतिक उत्थान की चर्चा माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट और लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के प्रतिवर्ती S.E. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? तो S.E. फाइनर के द्वारा सुझाए गए सिद्धांत हैं परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। S.E. फाइनर द्वारा राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तीय 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें परिपक्व राजनीतिक सिद्धांत, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो पहला आता है, मौलिक अधिकार राज्यों के कृत्यों को सीमित करने और नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश करते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तन नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। यदि संविधान के भाग 4 के उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक से प्रतिरक्षित होता है, ये भी सही हो जाएगा। और निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। बी को छोड़कर सभी सही हैं। ध्यान तब है कि अनुच्छेद 38B और 38C के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक से प्रतिरक्षित होगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, प्रतिपादक और उनकी अवधारणा बताइए। पहले आते हैं S.P. हेटिंगटन, इनका संबंध है राजनीतिक पतन से। R.A. डहल, इनका संबंध है बहुतंत्रीय लोकतंत्र से। केनेथ बाउल्डिंग, इनका संबंध है राजनीतिक अनुरूपण से। और फेर्नांडो H. कार्डोसो, इनका संबंध है संबंधित विकास निर्भरता से। बी सही आंसर हो जाएगा। प्रतिपादक और उनकी अवधारणाएं, S.P. हेटिंगटन का संबंध है राजनीतिक पतन से। R.A. डहल का संबंध है बहुतंत्रीय लोकतंत्र से। केनेथ बाउल्डिंग का संबंध है राजनीतिक अनुरूपण से। और फेर्नांडो H. कार्डोसो का संबंध है संबंधित विकास निर्भरता से। नेक्स्ट आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, अनुच्छेद 144 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र के सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, औपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया गया है? तो इसमें शासकीय नौकरशाही पाई जाती है। औपनिवेशी शासन में शासकीय नौकरशाही पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं एथेन का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता? तो किसी भी विशेष स्थान का निवासी होना ये जरूरी नहीं है। वाद चलाने और प्रतिवाद बनाने का अधिकार, जो वे मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं या किसी राष्ट्र के वंशज हैं, तो ये सभी इसके लिए शर्तों को पूरा नहीं करती। तो ये क्या हो जाएगा? चौथा, मतलब चारों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं बर्नार्ड, इनका संबंध है कार्यकारी के प्रकार से। फिर आते हैं फेयोल, इनका संबंध है प्रबंधन के सिद्धांत से। लूथर गुलिक का संबंध है संगठन के आधार से। और टेरी का संबंध है प्रत्यायोजन से। बर्नार्ड का संबंध है कार्यकारी के प्रकार से। फेयोल का संबंध है प्रबंधन के सिद्धांत से। गुलिक का संबंध है संगठन के आधार से। और टेरी का संबंध है प्रत्यायोजन से। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो कथन कहता है, उनका विचार है कि आत्मनिर्णय और राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के संग्राम के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया था, तो बी सही हो जाएगा। इनका यह भी विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो ये सही है।
और चौथा, इनका विश्वास था कि शांति संतुलन से सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा, तो ये भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एल्टन मेयो का संबंध है, ये मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित है एल्टन मेयो। नेक्स्ट आते हैं हेनरी फ्योल, इनका संबंध है संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत से। निकोलस हेनरी का संबंध है नवलोक प्रबंधन से। और F.W. टेलर का संबंध है वैज्ञानिक प्रबंधन से। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित है। हेनरी फ्योल का संगत है, जो हेनरी फ्योल है इनका संबंध है संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से। निकोलस हेनरी का संबंध है नवलोक प्रबंधन से। और F.W. टेलर का संबंध है वैज्ञानिक प्रबंधन से। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो ये फुल्टन समिति के द्वारा की गई थी। फुल्टन कमेटी रिपोर्ट 1968 द्वारा ब्रिटेन की सिविल सेवाओं में यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की शुरुआत या सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। पहला, आदर्शवाद उदारवाद के साथ सह विस्तृत होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है, तो बी सही है। सी कहता है कि आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा, आदर्शवाद अनिवार्यतः उदार राष्ट्रवाद का एक प्रतिवर्ती है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये परिवर्ती है, सही है। उत्तर में जो दिया गया कथन सही नहीं है कि आदर्शवाद उदारवाद के साथ सह विस्तृत है। आदर्शवाद उदारवाद से बहुत पुरानी अवधारणा है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्ति एवं सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी, तो ये आलोचना प्रताप बी मेहता जी के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध भारतीय अकादमिशियन प्रताप भानु मेहता ने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण सिद्धांत या गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उनकी आलोचना की थी। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती, जबकि अनंत बने कानून का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है, तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट डहल। आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुलवाद के रूप में रॉबर्ट डहल ने किया है। उनका कहना है कि शासन सत्ता की एकमात्र संस्था नहीं है जो व्यक्ति के विकास में योगदान देती है, बल्कि इससे इतर अन्य कई संस्थाएं हैं जो कि व्यक्तियों के सर्वगुण विकास में योगदान देती हैं। नेक्स्ट आते हैं, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अधिधारण के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है, तो ये प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पर राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। संविदावादी राजनीतिक चिंतक थॉमस हॉब्स यांत्रिक भौतिकवाद का प्रतिपादन करते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य मूलतः कणों से बना है जो अपनी गतिज विशेषताओं से कार्यरत रहता है। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। नेक्स्ट आते हैं, मैकिलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्माण में अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की है, तो इन्होंने राज्य पर संघीय शासन की उत्कृष्टता का सिद्धांत की स्थापना की थी। मैकिलोच बनाम मैरीलैंड जो कि 1819 बाद अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का था, इसमें अमेरिकी कांग्रेस की विधायी शक्तियों के दायरे को परिभाषित किया गया था और यह अमेरिकी राज्य विधानसभाओं की शक्तियों से संबंधित था। इस निर्णय ने पहली बार इस सिद्धांत की स्थापना की थी कि अमेरिका में राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो कि राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या
करता है। गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो कि राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। गांधी जी की अराजकता को दार्शनिक अराजकता कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। सरकारी आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें सही हैं, बताइए। तो यह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, तो पहला सही है। दूसरा, यह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ये भी सही है। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ये सही है। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग ना लिया हो, तो ये भी सही हो जाएंगे। चारों ही सही हैं ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है। प्रस्तुत प्रश्न में सारे विकल्प राज्यपाल के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है, बताइए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि उच्चतर औद्योगिक दक्षता को बताते हैं। उच्चतर औद्योगिक दक्षता ही वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था। तो पोखरण 2 के बाद जो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे भारत पर, उसको अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद हटा दिया था। भारत ने पोखरण 1 1974 में, जबकि पोखरण सेकंड 1990 में किया था। पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद हटा दिया था। टेलर ने द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर या लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हो सकता है। यूएसए में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। इसमें निर्वाचकीय समस्या और उसके निर्वाचकीय सुधार बताने हैं। इसमें पहला दिया गया है मतदाताओं की जाली पंजीकरण। तो मतदाताओं को जाली पंजीकरण है वो फोटो पहचान पत्र से संबंधित है। मतगणना में देरी, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है। निर्वाचन के दौरान हिंसा, इसको रोकने के लिए चरणबद्ध मतदान किए जाते हैं। और अत्यधिक उम्मीदवार, इसके लिए अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना एक सुझाव हो सकता है। निर्वाचकीय समस्याएं और निर्वाचकीय सुधार पहले आते हैं। मतदाताओं की जाली पंजीकरण को रोकने के लिए फ़ोटो पहचान पत्र लाई गई। मतदान में देरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई। निर्वाचन के दौरान हिंसा, इसके लिए चरणबद्ध मतदान होते हैं। और उम्मीदवार, जो अधिकतर उम्मीदवार होते हैं, उसके लिए अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना मुख्य प्रावधान है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक होते हैं। तो प्रशासनिक नैतिकता में बाधक माने जाते हैं पहले उदासीनता और दूसरा अंध नियमपरकता, अनाधिकार। उदासीनता और अंध नियमपरकता, अनाधिकार को लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक के तौर पर पहचाना गया है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता हैं। प्राथमिक अभिकर्ता, इसमें परिवार और सामाजिक वर्ग आता है। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प राजनीतिक समाजीकरण में योगदान देते हैं, परंतु जो एनटीए हैं इन्होंने अपने उत्तर में केवल परिवार और सामाजिक वर्ग को ही समाजीकरण का प्राथमिक अभिकर्ता माना है। नेक्स्ट आते हैं लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इनकी प्रकाशित की गई थी द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। उसके बाद व्हाट इज़ टू बी डन सेकेंड आई थी। उसके बाद आई थी मेटलिज्म एंड इंफीरियो क्रिटिसिज्म थर्ड नंबर पर आई। और फोर्थ नंबर पर आती है सोशलिज्म एंड वॉर, फोर्थ नंबर पर आती है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया ये 1899 में आई थी। एंड नेक्स्ट आती है व्हाट इज़ टू बी डन 1902 में। मेटलिज्म एंड इंफीरियो क्रिटिसिज्म
ये 1909 में आई और सोशलिज्म एंड वॉर 1915 में आती है। नेक्स्ट आती निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया है? तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने यूएसए और यूएसएसआर में समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, संधि और उनके वर्ष बताइए। पहले आते हैं व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, इसको 1996 में लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल ABM संधि, इसको 1972 में लाया गया था। सामरिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट, इसको 1991 में लाया गया। और सामरिक अनाक्रमण हथियार कटौती संधि शॉर्ट, इसको 2002 में लाया गया था। व्यापक संधि जो व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि है CTBT, इसको 1996 में लाया गया। प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल ABM संधि ये 1972 में आई थी। सामरिक हथियार कटौती संधि स्टार्ट फर्स्ट 1991 में आई। और सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि शॉर्ट, इसको 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं किसने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? ये कहा गया था थॉमस पेन के द्वारा। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक थॉमस पेन ने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार के बिना शक्ति के समान है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट बतानी है। पहले आते हैं चंद्रशेखर, इनका संबंध है राष्ट्रीय मोर्चा से संबंधित हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट आते हैं देवेगौड़ा, इनका संबंध है संयुक्त मोर्चा से। अटल बिहारी वाजपेयी ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से आते हैं। और मनमोहन सिंह का संबंध था, ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से संबंधित हैं। चंद्रशेखर का संबंध है राष्ट्रीय मोर्चा से, देवेगौड़ा का संबंध है संयुक्त मोर्चा से, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से आते हैं और मनमोहन सिंह का संबंध है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से। नेक्स्ट आते हैं एमएन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद निम्न किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नव मानववाद के रूप में। एमएन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद नव मानववाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दृष्टिकोण और उनकी भारतीय लोकतंत्र की आलोचना बताइए। हिंदू राष्ट्रवादी का संबंध है, ये स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं गांधीवादी, इनका संबंध है प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान से। फिर आते हैं मार्क्सवादी, इनका संबंध है एक छलावा क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्ति एवं विशेषाधिकार को बनाए रखता है। और नेक्स्ट आते हैं उदारवादी लोकतंत्र, इनका संबंध है व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ था। तो पहले आते हैं हमारे हिंदू राष्ट्रवादी, इनका संबंध है स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण से। गांधीवादी का संबंध है प्रत्यक्ष स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान से। मार्क्सवादी का संबंध है एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकार को बनाए रखता है। और नेक्स्ट आते हैं उदारवादी लोकतंत्र, यह व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हेनरी फेयोल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो हेनरी फेयोल हैं ये बताते हैं सबसे पहले नियोजन की बात करते हैं, उसके बाद ये संगठित करने की बात करते हैं, फिर देते हैं आदेश, फिर नियंत्रण नहीं आदेश के बाद आता है समन्वय और फिर आता है नियंत्रण। ये सही आंसर हो जाएगा। फेयोल के अनुसार प्रशासन के प्रकारों का सही क्रम है नियोजन,
संगठित करना, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। फ्योल ने कॉस्कोव है दिया था। नेक्स्ट आते हैं, राज्यों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? तो ये हो जाएगा राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर जीत अर्जित की थी। नेक्स्ट आते हैं, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्तियों के 3 रूपों में से निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। ल्यूक द्वारा वर्णित जो शक्तियां हैं इसमें आती है निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण करना और क्षमता अभिवर्धन आता है, लेकिन कार्यसूची तय करना इसके अंतर्गत नहीं आता। ल्यूक द्वारा वर्णित शक्तियों के 3 रूपों में सम्मिलित हैं निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण, कार्यसूची तय करना। इस तरह क्षमता अभिवर्धन ल्यूक द्वारा दिए गए शक्तियों के 3 रूपों में इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया है? तो ये विलियम फॉक्स के द्वारा महाशक्ति का प्रयोग किया गया है। अमेरिकन चिंतक विलियम फॉक्स ने सर्वप्रथम महाशक्ति या सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आते हैं, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो इसमें कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के का और भाग के 4 का में दिए गए हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में अंतर्स्थित किए गए थे, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा गलत है। मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन भारत के किसी भी नागरिक के लिए बाध्यकारी नहीं है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने सितंबर 1991 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने पूर्व एशिया में रहने वाले आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों के लिए विकसित किया था। इसे पहली बार पीवी नरसिम्हा राव ने सितंबर 1991 में अपने व्याख्यान और सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समाचार पत्र और उनके प्रमुख संस्थापक बताइए। पहला दिया गया है द हिंदू, इनका संबंध है एन रवि से। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनका संबंध है जयदीप बोस से। द हिंदुस्तान टाइम्स, इसका संबंध है सुकुमार रंगनाथन से। और द इंडियन एक्सप्रेस का संबंध है राज कमल झा से। पहले आते हैं हमारे समाचार पत्र द हिंदू, ये एन रवि से संबंधित है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का संबंध है जयदीप बोस से। द हिंदुस्तान टाइम्स का संबंध है सुकुमार रंगनाथन से। और द इंडियन एक्सप्रेस का संबंध है राजकमल झा से। नेक्स्ट आती है, निम्नलिखित में से कौन से ऑरेंड लिट्सफर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं? तो दलीय व्यवस्था में आती है सहमति जन दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था और समायोजनशील दलीय व्यवस्था। ऑरेंड लिट्सफर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं सहमति जन दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था और समायोजनशील दलीय व्यवस्था। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि भारत में अभिजन वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजन वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा है। पहला सही हो जाएगा। तर्क कहता है कि अब
अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं सही हैं बताइए। तो यह इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप है, ये भी सही है। व्यक्ति अकेले ही तुलना में संघ में रहकर अत्यधिक उत्पादन करता है, ये भी सही है। और धर्म जनता की अफीम है, तो ये भी सही है। चारों ही सही हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में प्रश्नगत सभी विकल्पों को सही बताया था। नेक्स्ट आते हैं, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो इसमें LM सिंघवी समिति नियुक्त की गई थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में LM सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था। तो ये है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा ने गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने और गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना था। तो ये माना गया था ह्यूगो ग्रोसस ने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने और गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना था। नेक्स्ट आते हैं, लुसियन पाई ने उन संगठनों की पहचान की जिन्होंने तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इसके अंतर्गत नहीं है। तो लुसियन पाई ने इसमें वेधन, विषण, विघटन, केंद्रीकरण और नेतृत्व और शासन को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया था। प्रसिद्ध अमेरिकन राजनीतिक विचारक लुसियन पाई ने पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण के रूप में उन संगठनों की पहचान को जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है, इसको शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताइए। लेखक आते हैं जॉन रॉल्स, इनका संबंध है वितरणात्मक न्याय से। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट नॉजिक, इनका संबंध है न्याय पात्रता के रूप में। माइकल वाल्जर का संबंध है न्याय की समुदायवादी दृष्टिकोण से। और थॉमस पोगे का संबंध है वैश्विक न्याय से। जॉन रॉल्स का संबंध है वितरणात्मक न्याय से। रॉबर्ट नॉजिक का संबंध है न्याय पात्रता के रूप में। माइकल वाल्जर का संबंध है न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण से। और थॉमस पोगे का संबंध है वैश्विक न्याय से। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा में निम्नलिखित अक्षों जो अध्यक्ष हैं उनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, सबसे पहले थे N संजीव रेड्डी, उसके बाद आते हैं शिवराज बी पाटिल, फिर मनोहर जोशी 3rd नंबर पर, और 4th नंबर पर आते हैं सोमनाथ चटर्जी। पहले आते हैं N संजीव रेड्डी जो कि 1967 से 1969 तक, और फिर मार्च 26 से 1977 से 13 जुलाई 1977 तक रहे। फिर आते हैं शिवराज बी पाटिल, ये 1991 से 1996 तक रहे। मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक, और सोमनाथ चटर्जी ये 2004 से 2009 तक रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सबसे पहले आते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स पार्टीज़, इनका संबंध है रॉबर्ट मैकेंजी से। फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का संबंध है रॉबर्ट मिशेल से। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन का संबंध है जीन ब्लूडेल से। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी, इनका संबंध है जेम्स आ विल और रॉबर्ट एज हार्डगिव से।
पहले आते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स पार्टी का संबंध है रॉबर्ट मैकेंजी से। पॉलिटिकल पार्टी का संबंध है रॉबर्ट मिशेल से। कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन का संबंध है जीन ब्लूडेल से। और कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी ये जेम्स ए मिल और रॉबर्ट एच हार्डगेव से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं अभिजात के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए। तो अभिजात का संबंध है जेम्स वर्नहम ने अभिजात का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सी राइट मिल्स के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक और प्रबंधकीय वर्ग सम्मिलित किए गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, जी मॉक्सा ने अभिजात की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है, सी सही हो जाएगा। और चौथा, अभिजात सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अभिजात सिद्धांत की मान्यता है कि शासन तंत्र के सिद्धांतों में चाहे जो परिवर्तन ला दिए जाएं, किंतु व्यवहारिक रूप से शासन संचालन चंद लोगों के हाथों में ही केंद्रित रहता है। मॉस्का ने अभिजात को व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहले आते हैं कराइकल ने वेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों को सूकर सिद्धांत कहा है, तो पहला सही हो जाएगा। और कारण कहता है कि इसके अनुसार प्रसन्नता या हैप्पीनेस आनंद प्लेजर से बढ़कर है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से कथन कारण दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो पहला सही है। दूसरा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 और 151 में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं है, तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। ये राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं है। सऊदी अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था। हालांकि इसी के फलस्वरूप अब वहाँ भी व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। महिलाओं के अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उपागम और उनकी विशेषताएं बताइए। पहला आता है पारिस्थितिकी। इसका संबंध है आर्गेरिया इंडस्ट्रिया से है। निर्णय निर्माण का संबंध है तर्क मूल कथन से। नौकरशाही का संबंध है विधिक तर्कपूर्ण से। और सामान्य व्यवस्था का संबंध है नकारात्मक प्रतिसंभरण से। उपागम विशेषता का संबंध है पारिस्थितिकी आर्गेरिया इंडस्ट्रिया से। निर्णय निर्माण का संबंध है तर्क मूल कथन से। और नौकरशाही का संबंध है विधिक तर्कपूर्ण से। और सामान्य व्यवस्था का संबंध है नकारात्मक प्रतिसंभरण से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से संबंधित है। ये कहा था गुलिक के द्वारा। अमेरिकन राजनीतिक विज्ञान प्रशासनिक चिंतक लूथर गुलिक ने कहा था कि भौतिकी रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित कृति थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मायरन वीनर का संबंध है भारतीय विडंबना से। रजनी कोठारी का संबंध है कांग्रेस की व्यवस्था से। सुहास पालसीकर का संबंध है परा कांग्रेस राज व्यवस्था से। और योगेंद्र यादव का संबंध है तृतीय लोकतांत्रिक आयोग से। मायरन वीनर का संबंध है भारतीय विडंबना से। रजनी कोठारी का संबंध है कांग्रेस व्यवस्था से। सुहास पालेकर का संबंध है परा कांग्रेस राज व्यवस्था से। और योगेंद्र यादव का संबंध है तृतीय लोकतांत्रिक आयोग से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो भारत परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना था। केंद्र में द्विसदनीय
विधानमंडल भी गठित किया गया था और सिक्कों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1919 में भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की, किंतु विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट आता है कथन। कारण बताइए। कथन कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939 का संबंध है E.H. कार से। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का संबंध है कार्ल ड्यूस से। और इम्पीरियलिज्म आ स्टडी इसका संबंध है J.A. हॉब्सन से। और न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म इनका संबंध है क्वामे नकुमा से। द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939 का संबंध है E.H. कार से। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का संबंध है कार्ल ड्यूस से। इम्पीरियलिज्म आ स्टडी इसका संबंध है J.A. हॉब्सन से। और न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म का संबंध है निवामे नकुमा से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया था कि कुछ आनंद तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। ये कहा था J.S. मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स स्टुअर्ट मिल के बेटे और बेंथम के शिष्य थे। इन्होंने बाद में बेंथम के सुखवाद में संशोधन किया। मिल ने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया था कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। नेक्स्ट आते हैं किसने कहा था कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अर्थात अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यापक कायम करना और उसे अर्थ प्रदान करना है। ये कहा गया था हंस जे मैकेन्थाउ के द्वारा। ये कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रबल समर्थक अमेरिकी विद्वान हंस जे मैकेन्थाउ का कथन था कि किसी सिद्धांत या विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत या अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना और उसे अर्थ प्रदान करना है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें राजनीतिक विकास का वर्णन दिया गया है और इसमें विद्वान दिए गए हैं। पहले आते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण। जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है इनका संबंध है एडवर्ड ए शिल्प से। और लोकतंत्र का निर्माण ये संबंधित है S.M. लिपसेट से। राष्ट्र राज्य का प्रचालन इनका संबंध है टॉलकट पार्सन से। और प्रशासन एवं विधायी का विकास संबंधित है J. रोनाल्ड पिनॉक से। राजनीतिक विकास का वर्णन और उससे संबंधित विद्वान। पहले आते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण दिया गया है एडवर्ड ए शिल्प से संबंधित है। और लोकतंत्र का निर्माण S.M. लिपसेट के द्वारा दिया गया है। राष्ट्र राज्य का प्रचालन ये टालकाट पर्सन के द्वारा दिया गया है। और प्रशासन और विधायी का विकास J. रोनाल्ड पिनॉक के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।